तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो है मेडिसिन से सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है उसका हम पहले इटाइमोलॉजी समझेंगे, यानी कि जो नाम है वो क्यों रखा गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ और फाइब्रोसिस का मतलब होता है स्कारिंग या हम कह सकते हैं थिकनिंग। तो इसमें क्या होता है, सिस्ट बन जाते हैं और कई जो सिक्रेशंस हैं वो थिक हो जाते हैं, इसलिए ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो किस वजह से होती है, जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का, या हम क्या है, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस इसमें होगा, तो कौन सा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस इसमें इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज़ कि आखिर इसमें होता क्या है, मतलब म्यूटेशन होता है या क्या होता है, किस जगह पर होता है। तो म्यूटेशन जो है वो हो जाता है इसमें CFTR जीन में। CFTR एक जीन होता है जिसमें म्यूटेशन होने के कारण पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। अब ये CFTR है क्या चीज़, CFTR जो है वो एक ऐसा जीन है जो कि CFTR प्रोटीन बनाता है, और CFTR प्रोटीन आपकी बॉडी सिक्रीशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कहानी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे हम। अब पहले हम जानते हैं इटियोलॉजी कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को या किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें ऑटोसोम्स यानी कि जो आपके आइडेंटिकल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनमें से कोई एक इन्वॉल्व होगा। इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि अगर सोचिए कि एक है आपकी मदर और यहाँ है फादर। ठीक है, मदर फादर दोनों में ही क्या है, ऑटोसोम प्रेजेंट है वो वाला जो कि जिसमें कि म्यूटेशन हो चुका है CFTR जीन में। ठीक है, तो जो मदर और फादर हैं वो दोनों ही कैरियर हैं अभी, क्योंकि उनके अंदर जो रिसेसिव वाला जो स्मॉल r दिख रहा है आपको वो प्रेजेंट है और वो कैरियर है किसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, और उसमें म्यूटेशन है CFTR जीन में। तो अब होगा क्या, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी उनमें जिसमें RR स्मॉल RR आएगा वो अफेक्टेड बच्चा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 23 पेयर्स होते हैं, 23 में से 22 ऑटोसोम्स हैं, उनमें से जो है होगा यहाँ पर प्रॉब्लम। बाकी जो होंगे जिसमें एक स्मॉल एक कैपिटल R होगा वो लोग कैरियर होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम समझें आगे की कहानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में से भी किस क्रोमोसोम में ये प्रॉब्लम है, तो वो है 7th क्रोमोसोम। 7th क्रोमोसोम जो होता है उसका क्या है, 7th क्रोमोसोम की जो लॉन्ग, हर क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है एक लॉन्ग आर्म होती है। तो यहाँ पर जो 7th क्रोमोसोम है उसकी जो लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग आर्म में प्रेजेंट होती है कहानी किसकी, CFTR जीन की। और ये जो CFTR जीन है ये क्या करता है, इसका मतलब ये लोकेशन बता रही हूँ मैं, ये CFTR जीन की लोकेशन है लॉन्ग आर्म ऑफ 7th क्रोमोसोम। इसका नाम होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, CFTR। इसका काम होता है ये इनकोड करता है किसको, CFTR प्रोटीन को, जो कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है और एक्चुअली क्लोराइड चैनल है। ठीक है, इसका काम होता है पानी यानी वाटर और सॉल्ट का मूवमेंट रेगुलेट करना टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। जो इपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग, जैसे कि आपका स्किन हो गया, कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया, बहुत सारे एपिथेलियल मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ पर सॉल्ट का और वाटर का जो मूवमेंट है अंदर बाहर की तरफ उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये प्रोटीन जिसका नाम है CFTR प्रोटीन। तो
सोचिए, अगर किसी पेशेंट के बॉडी में CFTR जीन नहीं है, उसमें म्यूटेशन है, तो CFTR प्रोटीन नहीं होगा। CFTR प्रोटीन नहीं होगा तो ये जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्ट का और वाटर का टुवर्ड्स एपिथेलियल मेम्ब्रेन या एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होंगे वो काफ़ी थिक हो जाएंगी, यानी हम कह सकते हैं म्यूकस का थिकनिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये बन गई सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, फिर बात करूँ मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि हाँ कि हमने वजह जान ली कि इस म्यूटेशन के कारण ये हो रहा था, पर उस म्यूटेशन के कारण क्या और हो रहा था, तो वो चीज़ हम जानेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेशंस के टाइप की। बहुत सारे टाइप की म्यूटेशंस हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है ये वाली। इसमें अलग अलग टाइप की म्यूटेशन है, जिसमें मेन कॉमन म्यूटेशन जो है वो है ये वाली, सबसे ऊपर वाली डेल्टा F508। ये S08 नहीं है, ये है डेल्टा F508, है ना। तो अब यहाँ पर डेल्टा 508 का मतलब क्या है, ये हम जानते हैं। डेल्टा F508 ये इसका नाम है। तो डेल्टा का मतलब है यहाँ पर डिलीशन यानी डिलीशन यानी किसी चीज़ का डिलीट होना, ठीक है। फिर है एफ जो है वो एब्रीविएशन यूज़ किया गया है फिनाइल एलानिन के लिए। और फिर है 508। तो 508 मतलब क्या है, एक लंबा प्रोटीन का स्ट्रैंड होगा, एक चेन होगी, इसमें 508वां नंबर का जो पोजीशन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। तो प्रोटीन जो है हम जानते हैं वो कोडोन से बनता है ना। एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो 507 के बाद जब 508वां नंबर आता है इस पूरे CFTR प्रोटीन में, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन वहाँ से डिलीट हो जाता है। क्यों डिलीट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो कोडोन आना चाहिए था वो कोडोन आता ही नहीं ड्यू टू म्यूटेशन इन द CFTR जीन, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिनाइल एलानिन नहीं है, प्रोटीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, क्योंकि आपने एक भी अगर अमीनो एसिड मिस किया है तो समझ लीजिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो गया। तो अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और इसके वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन जिस हिसाब से बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। उसकी जो फोल्डिंग जहाँ से होनी चाहिए वो फोल्डिंग नहीं होगी। फोल्डिंग नहीं होगी तो वो जो अपना काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। और काम उसका क्या है, सॉल्ट और वाटर का मूवमेंट, वो काम वो बिल्कुल भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये है इस म्यूटेशन की कहानी, ये कॉमन म्यूटेशन की। और म्यूटेशन आप पढ़ सकते हैं डीपली अगर आपको पढ़ना है तो। बात करूँ मैं और पैथोफिजियोलॉजी में कि होता क्या है इस डिजीज़ में, पेशेंट को दिक्कत क्या जाती है। तो दिक्कत ये जाती है कि सोचिए ये जो मैंने बनाया है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना रही हूँ मैं, जिसमें मैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनाऊंगी, ठीक। ये जो मैं बना रही हूँ ये है क्या, एपिथेलियल सेल्स, जिनसे पूरी मेम्ब्रेन बनेगी। इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर बाहर की तरफ हमको सॉल्ट और वाटर का मूवमेंट शो करना है, ठीक। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये एपिथेलियल सेल्स का जो ब्लू कलर का है ये एक चैनल, इस चैनल को ही हम कहते हैं CFTR प्रोटीन, और ये एक तरीके का क्लोराइड चैनल है। तो ये बन गई एपिथेलियल सेल्स। और ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ यहाँ पर, ग्रीन कलर डिनोट करेगा वाटर मूवमेंट को, और रेड कलर डिनोट कर रहा है यहाँ सोडियम के मूवमेंट को। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एयरवे ल्यूमेन हो गया, ये हमारी एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूँ आगे की, तो होता क्या है, ये है ब्लू कलर का CFTR प्रोटीन, जहाँ से क्लोराइड का मूवमेंट होगा कहाँ की तरफ, एयरवे के ल्यूमेन की तरफ, ठीक है। और जब ये चैनल ओपन होगा तो ये किसको इनहिबिट कर देगा, सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देगा। सोडियम चैनल का काम होता है ल्यूमेन से सोडियम आयंस उठाकर अंदर की तरफ मूव कराना, सोडियम आयंस को अंदर की तरफ मूव कराना। फिर अब ये जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि वाटर जो है वो भी यहाँ रिलीज़ होने लगेगा, इस मूवमेंट के कारण वाटर भी रिलीज़ होने लगेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बनने वाला जो म्यूकस है वो काफ़ी थिन होगा और वो इजीली वहाँ से रिलीज़ भी हो सकेगा और वहाँ पर मतलब फंसेगा नहीं,
कुल मिलाकर रेस्पिरेटरी एयरवे जो आपका है उस पर वो फंसेगा नहीं और वो इजीली मूव होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे नेचर का है? थिन नेचर का है। और थिन नेचर का वो क्यों है? क्योंकि उसमें जो सॉल्ट के साथ वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। वाटर कहाँ से आया? इस वाटर चैनल से आया, ग्रीन कलर के वाटर चैनल से आया। और ये चैनल तभी चलेगा जब CFTR अपना काम प्रॉपरली करेगा। वो एक दूसरे से इंड्यूस होते हैं, समझ लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन अब ये तो थी नॉर्मल कंडीशन जिसमें आपका म्यूकस सिक्रेशन था वो काफ़ी थिन था, ठीक है, क्योंकि CFTR प्रोटीन ठीक से काम कर रहा था। अब अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन की, तो यहाँ पर सेम मैं एपिथेलियल सेल बना देती हूँ। इस बार थोड़ी कम बना देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बनाने में टाइम लग जाता है। तो ये जो है सेम चैनल बना दिए मैंने, कुछ बड़े हो गए अभी चैनल। और ये वाटर के लिए, ठीक। और अब मैं बता रही हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जैसा कि मैंने बताया CFTR जीन में हो जाती है म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जो है वो क्या लीड करेगी? डिसफंक्शनिंग ऑफ CFTR प्रोटीन। तो यानी कि क्लोराइड चैनल बंद। अब क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर नहीं निकलने वाले, तो सोडियम आयंस अंदर नहीं आने वाले, और वाटर के लिए जो चैनल है वो भी अब ओपन नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा? जो बनने वाला म्यूकस है, जो सिक्रीशंस है वो बहुत ही थिक हो जाएंगे। और उनके थिकनेस से क्या हो जाएगा? म्यूकस वहाँ पर स्कारिंग होने लगेगी। फिर नेक्स्ट है पैनक्रियाज की हम बात करते हैं। तो जैसा कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं जिसमें CFTR प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो आपकी बॉडी में एक ही जगह तो प्रेजेंट होगी नहीं, ऑब्वियसली, है ना। सिर्फ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर हो या सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर हो, इतना ही तो ज़रूरी नहीं, वो आपकी बॉडी में और भी जगह होगा। तो इसी तरह वो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स पर, पैनक्रियाज पर प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज में ये जो डक्ट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है। और यहाँ डक्ट्स में क्या होगा? सेम कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें जो CFTR प्रोटीन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पैनक्रियाज में भी सिस्ट बनने लगेंगे और धीरे धीरे स्कारिंग होने लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा? वो जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो पैनक्रियाज है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसको हम कहेंगे क्या? पैनक्रियाटाइटिस। पेशेंट को क्रॉनिक या अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? ये हम बना रहे हैं, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही लग रहा है। ये हम फिर से बना रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसमें हम समझाना चाह रहे हैं आपको सीलियरी मूवमेंट। अब सीलियरी मूवमेंट समझाने की वजह क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें म्यूकस है तो वो थिक हो गया है। म्यूकस थिक हो गया है मीन्स वो ठीक से निकल नहीं रहा है, वो कहीं पे फंसा हुआ है। जैसे अक्सर होता है ना, हम लोग को खांसी हो जाती है तो हम लोग ऐसा बहुत खांसते हैं कि जो फंसा हुआ म्यूकस है वो बाहर निकल आए। वो कंडीशन ना इन लोगों के साथ नॉर्मली ही रहती है। तो अब होगा क्या कि इन नॉर्मल केस आपके बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं? जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो ये उसको स्टक कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? म्यूकोसीलियरी मूवमेंट करते हैं। और उस मूवमेंट के मदद से क्या होता है कि वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो आपके एयरवे से खांसी के थ्रू, कफिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो कफिंग है ये एक तरीके से आपकी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव है। लेकिन इन जो पेशेंट के केस में होता क्या है कि क्योंकि इनका म्यूकस जो है वो काफ़ी थिक हो जाता है, तो इस वजह से जो म्यूकोसीलियरी एक्शन या मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो यहाँ जो बैक्टीरिया आके स्टक होते हैं वो यहीं रह जाते हैं, यहीं फंस कर रह जाते हैं। और यहाँ फंस के रह जाने के कारण क्या हो जाता है? इन्फेक्शन बहुत ही बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत आम बात है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स की। तो जैसे कि मैंने बताया स्वेट ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है, बट स्वेट ग्लैंड में ना थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। तो जी ये जो हम बना रहे हैं ये है स्वेट डक्ट, और ये पूरी स्वेट ग्लैंड बनी हुई है। तो स्वेट ग्लैंड में होता क्या है कि जो क्लोराइड है ना वो साइटोसोल में जाते हैं।
मतलब इसका हिसाब किताब थोड़ा उल्टा चलता है। क्लोराइड ओपन होते हैं और जो क्लोराइड प्रेजेंट होता है स्वेट डक्ट में वो जाता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो अब वो CFTR प्रोटीन काम नहीं कर रहा है, तो क्लोराइड को जाना चाहिए था साइटोसोल के अंदर, लेकिन अब वो निकलता है स्वेट के साथ बॉडी के बाहर, मतलब स्किन के बाहर, तो इसलिए स्किन हो जाती है थोड़ी सॉल्टी। बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो रेस्पिरेटरी क्लिनिकल फीचर्स में हम पहले बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ब्रोंकिएक्टसिस। ब्रोंकिएक्टसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब जैसे आपके जो एयरवेज हैं उनमें म्यूकस बहुत ही थिक होकर के फंस जाए, तो वॉल्यूम छोटा कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकिएक्टसिस, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ है ये क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसका, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का, सुडोमोनास एरोजिनोसी का, इस तरीके के क्या इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है पेशेंट को, हेमेप्टाइसिस यानी कि उनको जो वोमिटिंग होती है, सॉरी जो कफिंग हो रही है जो, तो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है कफिंग के साथ में। नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, पॉलिप्स बन सकते हैं नेज़ल में, ठीक है। इसके अलावा कोर पल्मोनाले या कोर पल्मोनेल, जो भी इसको कहते हैं, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें, ये क्या कंडीशन है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, जैसे किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, और मेनली जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, उसकी जो वॉल्स है वो काफ़ी थिक हो जाएगी और लेस मोटाइल हो जाएगी, वो उतने तरीके से मूवमेंट नहीं करेगी, तो वो जो कंडीशन है वो क्या है, कोर पल्मोनेल, ठीक है। और फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसमें आता है मेल एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। एस्टेटोरिया हो सकता है, यानी कि ठीक से खाना पचेगा भी नहीं, पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा। बाइलियरी सिरोसिस हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम है एक तरीके का, ठीक है। इसके अलावा गाल स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं ये इसमें देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है अदर्स की मैं बात करूँ, अदर्स में क्या होगा, अदर्स में डायबिटीज़। 25% पेशेंट्स जो होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उनको डायबिटीज़ होता ही, और डिलेड पुबर्टी होती है इनमें, इनकी जो पुबर्टी है वो काफ़ी लेट आती है। मेल जो होते हैं, मेल पेशेंट में इनफर्टिलिटी हो सकती है, और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थ्रोपैथी हो सकती है, जॉइंट रिलेटेड समस्याएं उनको हो सकती हैं, और क्यूटेनियस वस्कुलाइटिस हो सकता है। वस्कुलाइटिस जो आपकी मतलब वस्कुलर इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो आपको इसमें देखने को मिल सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम 5 तरीके की चीज़ें करके देख सकते हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन टेस्ट, यानी शॉर्ट में हम कहें तो IRT। IRT जो होता है वो कन्फर्मेशन के लिए किया गया टेस्ट होता है। अब कन्फर्मेशन के लिए किया गया टेस्ट है, ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस पाए जाते हैं, वहाँ पर आमतौर पर ये किया ही जाता है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें किया ही जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक प्रोटीन होता है IRT, अगर उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए आते हैं तो हो सकता है पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्वेट क्लोराइड टेस्ट हो सकता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा, जिसके मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्लोराइड आयन्स है ना वो स्वेट डक्ट के थ्रू आपके स्वेट में बाहर निकलेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का जो स्वेट है वो काफ़ी सॉल्टी होगा नॉर्मल पेशेंट के स्वेट से। स्पुटम टेस्ट किस लिए यूज़ होगा, ये आपके CF के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाला है, ये कायदे में यूज़ होगा इन्फेक्शंस को जानने के लिए, कौन सा इन्फेक्शन पेशेंट को है, तो उस हिसाब से उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। या इसके अलावा हम इससे देख सकते हैं कि म्यूकस का कितना थिकनिंग है। फिर बात है चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन की, तो ये इमेजिंग है, इससे आपको लंग्स की कहानी पता चलेगी। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट की बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे, जैसे कि ट्रीटमेंट दैट में रिड्यूस चेस्ट एक्सर्बेशंस, ठीक है, यानी कि जो चेस्ट में एक्सर्बेशन है, जैसे कि
मान लीजिए आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीजिंग, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे हैं, तो उस वक्त पे पेशेंट को क्या किया जाएगा, कुछ 3 ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। सबसे पहले है तो पेशेंट का नेबुलाइजेशन किया जाएगा विद रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन डीएनएज के साथ। अब ये डीएनएज क्या है? डीएनएज है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, ये एक तरीके का एंजाइम हम कह सकते हैं, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, जो कि क्या करता है, जो हमारे सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रीशन जो कि बहुत थिक हो चुके हैं पेशेंट्स में, उनको थिन करने का काम करता है। क्योंकि जो डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड्स के अंदर, उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं उनका, और उसको थिन करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेबुलाइज्ड विद टोब्रामाइसिन 300 mg 12 आवरली बट इन ऑल्टरनेटिव मंथ्स, है ना, इसको ऑल्टरनेटिव मंथ्स में देना है। फिर नेक्स्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन, जिसको आपको 3 टाइम देना है 1 वीक के अंदर। तो ये तो है किसके लिए, एक्सर्बेशन के लिए। इसके अलावा आप चेस्ट पीटी भी दे सकते हैं, यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसके मदद से म्यूकस क्लियर हो सके। फिर ट्रीटमेंट करना है नॉन रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस का, जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, क्योंकि न्यूट्रिशन का मेन दिक्कत होता है पेशेंट्स को। फिर इसके अलावा पैनक्रिएटिक एंजाइम्स दे सकते हैं, क्योंकि उनको स्टेटोरिया हो रहा है, उनको एब्जॉर्प्शन रिलेटेड दिक्कत है, तो इसलिए उनको पैनक्रिएटिक एंजाइम दे दिए जाएंगे। फिर बात करें इंसुलिन थेरेपी, अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो सोमेटिक जीन थेरेपी क्या है? सोमेटिक जीन थेरेपी में क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है ना, उसमें CF जीन को एंटर कराया जाएगा किसी वेक्टर की मदद से।